ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक है ये Q1 और एक है ये Q2। ये दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस अपार्ट। तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स टू चार्जेस 1/4πε0 क्या होता है भाई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये जो है आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है केवल, ये आपका केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर हम कहें कि हमें फोर्स की डायरेक्शन भी देनी है तो यहां पर हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये आपका जो है ना, ये केवल मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। केवल मैग्नीट्यूड है फोर्स का। अब हमें डायरेक्शन देनी है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, एफ वेक्टर। भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, अब हमने एफ के ऊपर वेक्टर लगा दिया, इट मींस वेक्टर फॉर्म हो गई। तो जब हमने यहाँ पे वेक्टर लगाया है तो ये देखो, ये तो केवल मैग्नीट्यूड था। अब लेफ्ट में अगर वेक्टर लगा रहे हैं तो राइट में भी तो वेक्टर आएगा। तो हम ऐसा वेक्टर लगाएंगे जिससे कि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आए। एक ऐसा वेक्टर लगाएंगे जिससे कि मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, और ऐसा वेक्टर जिससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर से। वेयर आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म आ गई, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर कूलम्ब्स लॉ की हमने आपसे वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो वो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकल के आता है। तो हमने क्या बताया कि ये जो हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1, दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो हमने लिखते हैं ये कूलम्ब्स लॉ, ये केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हमें ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी। ये तो केवल मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डायरेक्शन किधर मार्क करें, तो एक ऐसा वेक्टर मार्क करेंगे जिसके मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड ना बदले। और मैग्नीट्यूड कब नहीं बदलेगा, जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी ये यूनिट वेक्टर होगा। तो देखो यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या करें, आर कैप क्या होता है भाई, आर वेक्टर अपॉन इसका मॉड। क्या आपको पता ही है कि आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। ये याद रखो, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो आर कैप आया इसकी जगह क्या रखेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर
और इस आर कैप की जगह देखो हमने ये वैल्यू रख दी, आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर, आर का मॉड। और आपको पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर के आगे अगर हम मॉड लगा दें तो वेक्टर का साइन हट जाता है। आर वेक्टर का मॉड और आर एक ही बात है, इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, ठीक है भाई। यानी कि हम अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये देखो ये भी आर वेक्टर का मॉड है भाई, दिस इज स्केलर, यानी कि आर वेक्टर का मॉड ये हो गया, और एक बार ये आ गया, दो बार ये आ गया, यानी कि क्यूब हो गए, और ये बच गया आर वेक्टर। दिस इज आल्सो द वेक्टर फॉर्म। ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, दोनों वेक्टर फॉर्म है, चाहे हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बोथ आर वेक्टर फॉर्म। अब दोनों केस में फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, देखो, या अगर अट्रैक्टिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। अगर फोर्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब ऐसे। और अगर दोनों फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, रिपेल का मतलब बाहर की तरफ। लेकिन हर केस में चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, फोर्स दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। दोनों केसेस में फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अट्रैक्टिव है तब भी दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, और रिपल्सिव है तब भी फोर्स दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। दिस इज, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। ये हमने बताया फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लें हम। टू चार्जेस 2 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at 110 centimeter and 552 centimeter। 2 माइक्रोकूलम का 110 पे रखा है, -3 माइक्रोकूलम का 552 पे रखा है। फाइंड ए बी, फाइंड फोर्स exerted on each other। एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो निकालना। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, एक तो ये आपने कहा 2 माइक्रोकूलम का ए पे रखा है 110,
और एक -3 माइक्रोकूलम का बी पे रखा है 552 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये रखा हुआ। अब ये जो है, एक तो हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस आर क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी तो निकल ही आएगी डिस्टेंस फॉर्म में से। आर जो है वो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हो गई 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, -0 का होल स्क्वायर। यानी कि आ गया ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट में 16 + 16 + 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आर जो है दैट इज ए बी 6 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर क्या है डिस्टेंस। अब ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा फोर्स। तो पहले हम निकालते हैं एफ ए बी यानी कि फोर्स ऑन ए बाई बी। फोर्स ऑन ए, जो ए पे लगाया बी ने, ए पे लगाया बी ने, लगाया किस पे, ए पर। ए पर बी लगा रहा है, तो ए पर बी जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, पहले तो हम ये देखें। एक प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, एक माइनस का 3 माइक्रोकूलम है, तो ए को बी अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ए पर लगाया, ए पे लगाने का मतलब है कि अब हमें एरो जो बनाना है ना, वो ए पे बनाएंगे हम। फोर्स का जो एरो लगा के दिखाएंगे वो एरो हम ए पे लगाएंगे, क्योंकि फोर्स ए पे लग रहा है, फोर्स ऑन ए। ए को बी क्या करेगा, अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज एफ ए बी। भाई ए को बी अपनी, अगर पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल करता, बाहर की तरफ पुश कर देता, एरो बाहर की तरफ आ जाता। लेकिन ये माइनस का इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी एरो ये आ गया। यानी ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सही है। Q1 Q2 भी चलो ठीक है, आर वेक्टर का क्यूब ये भी सही है, और आर वेक्टर। अब यहां तक तो चलो ठीक है, आर, जब तक हम आर का मॉड ले रहे हैं तब तक तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, मॉड तो सब बराबर है। मॉड तो 6 सेंटीमीटर है, जिसे आर वेक्टर का मॉड 6 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ क्या लिखे, आर, ये आर वेक्टर क्या है, फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर है, ए से बी की तरफ। एफ ए बी इधर से किधर एक्ट कर रहा है, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। तो here r vector is ab vector। एफ ए बी जो है वो किधर से किधर एक्ट कर रहा है, वो कर रहा है ए से बी की तरफ, उसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है एफ ए बी की। इसका मतलब एफ ए बी वेक्टर में हम जो आर लेंगे, ये किधर लेंगे, ए से बी की तरफ जो लोगे। यानी अब हम सिंपली
क्या लिखें कि आर वेक्टर क्या हो गया यहाँ पर, ए बी वेक्टर। तो बच्चों ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, 11वीं की फिजिक्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, 5i प्लस 5j प्लस 2k, और ए के 110 यानी कि i प्लस j प्लस 0k। तो भैया आर वेक्टर यहाँ पे क्या हुआ, ए से बी की तरफ कितना आ गया, 4i, 5j में से 1j गया, 4j और प्लस के 2k। बताइए, इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। बी के पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 5j प्लस 2k में से 1i प्लस 1j माइनस प्लस 2 0 के। अब हमने दोनों के बीच का फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना है, एफ ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेट अपॉन आर वेक्टर के मॉड का क्यूब, और ये आर वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज आर वेक्टर, ए बी वेक्टर। अभी मैंने बताया आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर आ रही है, क्योंकि बी जो है ना वो नेगेटिव है, ये ए को अपनी तरफ खींचेगा, तो ए पर जो तुम फोर्स फोर्स दिखाओगे वो एरो बनाओगे अंदर की तरफ, यानी कि खींच रहा है अपनी तरफ। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर जा रही है, ए से बी की तरफ, तो हमने ए बी वेक्टर लिख 9 इंटू 10⁹ Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम, चार्ज का मैग्नीट्यूड, आर आर अभी आया था 6 सेंटीमीटर, आर क्या आया था, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का क्यूब। एंड व्हाट इज ए बी वेक्टर, 4i प्लस 4j प्लस 2k। तो ये आपका आ गया 9 इंटू 6 इंटू, ये हो गया -12, 9 10⁻³ बचेगा बस, और ये 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6 10⁻⁻6 हो गया ये का क्यूब, और ये 4i प्लस 4j प्लस 4k। तो देखो एक तो 6 कैंसिल हो गया, एक 3 3 9, और ये 2 इंटू 2 बचेगा, और ये ऊपर चला गया, ये भी तो देखो सेंटीमीटर में आएगा, ये किस में आएगा, ये भी तो, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट जो है सेंटीमीटर में तो दिए हैं, तो इसको भी तो मीटर बनाओ। कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनली ये आ गया 1/4, ये ऊपर जाके 10⁻³ और ये 4i प्लस 4j प्लस 2k, लेकिन सेंटीमीटर में है 10⁻⁻²। इसमें से -2 में से 10 चला गया, 10⁻³ तो बच गया 10/4 इंटू 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2i प्लस 2j प्लस k। बताओ भैया हो जाएगा, कितने न्यूटन का फोर्स आ गया, यानी ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 ब्रैकेट में y प्लस 2j प्लस k।
दिस इज द फाइनल फोर्स। ये आया एफ ए बी, ए पर बी ने लगाया, अब बी पर ए बी तो लगाएगा, जैसे ए पर बी ने लगाया एफ ए बी, वैसे ही बी पर ए लगाएगा एफ बी ए। तो एफ बी ए क्या होगा भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ, माइनस के एफ ए बी, अपोजिट, यानी एफ बी ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एफ ए बी। और एफ ए बी क्या आया था तुम्हारा, ये आया था 5, दिस इज एफ बी, ये आपका एफ बी आ गया। बताइए, ये हमने बता दिया किस तरीके से हम फोर्स निकालते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करके दिखाया कि कैसे हम फोर्स पूरा निकालते हैं। अब के बाद हमने कहा कि प्रिंसिपल जो है, सुपरपोजिशन क्या है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है ना, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। मान लिया हमारा जो कूलम्स लॉ है वो तो केवल दो चार्ज के लिए लगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जरूरी थोड़ी है दो चार्ज हो सकता है 10 चार्ज रखे हो, भाई हो सकता है कि 10 चार्ज रखे हो। अगर 10 चार्ज रखे हैं तो कैसे करोगे भाई, दो चार्ज के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। लेकिन अगर 10 चार्ज रखे हैं तो फिर कूलम्स लॉ कैसे लगेगा, देखिए ये देखो हमने दिखाया ऐसे, ये एक चार्ज रखा हुआ है Q1, इसे डिस्टेंस पे R1 और इसे डिस्टेंस R1 है, ये तो एक चार्ज है। ऐसे ही ये दूसरा चार्ज आ गया Q2 और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है R2। ऐसे ही बहुत सारे चार्ज हैं, दिस इज Qn और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से R है। बहुत सारे चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn, नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट ईच अदर। और ये एक टेस्ट चार्ज रख दिया तुमने, Q0, तो इस चार्ज पर ये Q1 भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर ये Q2 भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर ये Qn भी फोर्स लगाएगा। ये सेवरल चार्जेस इंटरेक्ट ईच अदर, कई सारे चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, Q0 आ गया। तो इस Q0 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस Q0 पे फोर्स लगाएगा Q1 वाला,
इस Q0 पे फोर्स लगाएगा Q2 वाला, इस Q0 पे फोर्स लगाएगा Q3 वाला, Q4 वाला, Qn वाला। F01 का मतलब क्या हुआ कि Q0 पे फोर्स किसने लगाया, Q1। ये क्या है, फोर्स ऑन Q0 बाई Q1। ऐसे F02 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q0 बाई Q2। ऐसे ही F0N का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन Q0 एक्सर्टेड बाई Qn। हो गया। तो सुपरपोजिशन कहता है कि जो टोटल फोर्स है Q0 पे वो इन सबका वेक्टर सम होगा। ये जो इंडिविजुअल फोर्स लगाए हैं इन सबका वेक्टर सम निकाल लो तो टोटल फोर्स आ जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि अगर सेवरल चार्ज इंटरेक्ट ईच अदर देन नेट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज पे, दिस इज टेस्ट चार्ज QO इज इक्वल टू वेक्टर सम, किसके इक्वल है, वेक्टर सम के, किसके वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on test charge by individual charges। जो इंडिविजुअल चार्जेस लगा रहे हैं अलग अलग फोर्स, जैसे ये देखो 0 पे 1 ने लगाया, ये 0 पे 2 ने लगाया, ये 0 पे 3 ने लगाया, फोर्स exerted on test charge by all individual charges, उसका वेक्टर सम होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर सेवरल चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on test charge by individual charges। अब अगर मैं F01 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 चार्ज की प्रोडक्ट Q0 Q1 R 10 का क्यूब और R10 वेक्टर। अभी मैंने करवाया था कि वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पर R वेक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पर Q आएगा। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। दिस इज F01, दिस इज F02, दिस इज F03, लास्ट में F0। F02 कितना हो गया, 1/4πε0। कौन कौन से चार्ज लोगे, एक तो 0 वाला लोगे, 0 और 2 के बीच में लगा एक Q2, R वेक्टर के मॉड का क्यूब कौन सा R 20, और दिस इज R20 वेक्टर एंड लास्ट इज F01 का मतलब Q0 पे फोर्स Qn ने लगाया 1/4πε0, चार्ज कौन कौन से आ गए Q0 और Qn, R वेक्टर का क्यूब कौन सा R वेक्टर n से 0 तक और Rn0। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या ये एक समेशन नहीं है, 1/4πε0 कॉमन ले लें, Q0 कॉमन ले लें तो
ये आपका क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R10 का क्यूब, और ये R10 बच गया। यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, Q0 कॉमन आ गया, क्या बचा, Q2 R20 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और यहाँ पे R20। ठीक इसी तरीके से लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, Q0 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, Qn अपॉन Rn0 Rn0 ये मॉड का क्यूब और Rn0 वेक्टर। अब मैं अगर इसको देखूं तो दिस इज ए समेशन। कैसा समेशन है भाई, वन अप, देखो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, इसको मैं पूरे को समेशन लिख सकता हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। so let us we write here Qi, जहाँ i की वैल्यू 1 से लेके n तक है। i की जगह 1 रखोगे तो Q1 आ जाएगा, i की जगह 2 रखोगे तो Q2 आ जाएगा, i की जगह 3 रखोगे तो Q3 आ जाएगा, Qn आ जाएगा। और नीचे R10 R20 30 तो हम इसको लिख सकते हैं RI0 का क्यूब। R10 वेक्टर, 20 वेक्टर, 30 वेक्टर, 40 वेक्टर, N0 वेक्टर, RI0 वेक्टर। बता, जहां i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके, तो देखो i की वैल्यू 1 रखोगे तो Q1, नीचे आ जाएगा R10, ये आ जाएगा R10 वेक्टर, ये आ जाएगी पहली टर्म। 2 रखोगे Q2 R20 R20 वेक्टर, ऐसे ऐसे करके n तक रख के वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर बहुत सारे वेक्टर, बहुत सारे चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हो, तो किसी एक टेस्ट चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो कैसे निकालेंगे, सबने जो अलग अलग फोर्स लगाया है उसको निकाल के एल्जेब्रिक या वेक्टर सम कर दो। सबका अलग अलग फोर्स निकाल के वेक्टर सम कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ दैट सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज स्टेट, कि हम कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें आपके तो हो ही क्या आएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया +4e और -e, ये दो चार्ज रखे हुए हैं 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि वो बैलेंस हो जाए। टू चार्जेस +4e and -e are placed 4 centimeter apart, where
would third charge be placed so that it remain in equilibrium. तीसरा चार्ज कहाँ रखे कि इक्विलिब्रियम में। तो देखो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम हमेशा बाहर आता है कम वाले के पास में। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो हम हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा बाहर आएगा। अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हैं अगर प्लस माइनस तो बैलेंसिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम बाहर आएगा और छोटे वाले चार्ज के करीब में आएगा। मान लिया यहाँ पे रखा एक्स डिस्टेंस, तो ये चार्ज बैलेंस है सी वाला। इसका मतलब सी पर जितना फोर्स ए ने लगाया उतना ही फोर्स सी पर बी ने लगाया होगा। बैलेंस का मतलब यही तो हुआ। तो सी पर नेट फोर्स बैलेंस हो रहा है। सी पर ए ने कितना लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी पर चार्ज, ए पर चार्ज, डिस्टेंस 4 + x का होल स्क्वायर, और सी पर बी ने लगाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी पे चार्ज बी पे चार्ज, मैग्नीट्यूड आता है केवल डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे कट जाएगी, इससे कैंसिल होगा, ये ई से निकल। अब देखो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4x² = 4 + x का होल स्क्वायर।